हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑन एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, हम आपके लिए लाए हैं एग्ज़ाम बूस्टर और ऐसे साइंस के ऐसे प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में हमेशा पूछे ही जाते हैं। इनमें से कुछ ना कुछ प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। और चूँकि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम 28 तारीख से शुरू होने वाला है, तो दोस्तों जिनका शुरू होने वाला वो भी और जिनका आगे की डेट में है वो भी इस वीडियो को लगातार देखें, क्योंकि इनमें से कुछ प्रश्न उनके एग्ज़ाम में ज़रूर ही फंसेंगे, क्योंकि ये प्रश्न हमेशा पूछे ही जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। आप क्वेश्चन को देखें और इसका लाभ उठाएं और वीडियो को बार बार देख के इसे याद कर लें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न हमारा है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, तो किस सिद्धांत पर वॉशिंग मशीन काम करता है? तो दोस्तों पहला विकल्प है अपकेंद्रण, दूसरा अपवहन, तीसरा है उत्क्रम प्रसारण, तीसरा है विसरण। तो दोस्तों इसमें आपका सही जो आंसर है वो है आपका ये अपकेंद्रण के सिद्धांत पर काम करता है। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि इसमें जो है आपका ये अपकेंद्रण का सिद्धांत जो है ये यानी कि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर ये काम करता है। और इसी सिद्धांत पर आपका जो दूध से मक्खन निकालते हैं वो भी इसी सिद्धांत पर काम करके निकाला जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? तो दोस्तों इसमें आपको पहचानना है कि कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है। तो इसमें आपका पहला विस्थापन, दूसरा है आयतन, तीसरा है बल, चौथा है वेग। तो इसमें दोस्तों आपका जो है सदिश राशि जो नहीं है वो है आयतन। दोस्तों आपको हम बता दें कि सदिश राशि में जो है उसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है, उसी को हम सदिश राशि कहते हैं। यानी परिमाण प्लस दिशा, इसको हम सदिश राशि कहते हैं जिसमें दोनों चीज़ें होती हैं। आयतन में चूंकि सिर्फ परिमाण है, दिशा नहीं है, आयतन से नहीं डिसाइड होता कि किस दिशा में बढ़ेगा या क्या होगा। विस्थापन ये एक सदिश राशि है, बल ये भी एक सदिश राशि, वेग ये भी एक सदिश राशि है। और इसमें दोस्तों जो अदिश राशि होती है सिर्फ परिमाण होता है और सदिश राशियों में परिमाण और प्लस दिशा दोनों होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो दोस्तों इसमें जो है कि किसने यह बात पहले ही बता दिया था कि जो वस्तुएं हैं वो पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षित होती है। इसमें विकल्प आपका है आर्यभट्ट, बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, बुद्धगुप्त। इसमें दोस्तों सभी जितने हैं ये सब भारतीय वैज्ञानिक हैं। तो इसमें किसने सबसे पहले ये बता दिया था न्यूटन से पहले ही? तो इसमें आपका जो सही विकल्प है वो है ब्रह्मगुप्त। इन्होंने पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की तरफ आकर्षित होती हैं, जिसको बाद में न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम नाम दे दिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतरिक्षयान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह, पहला विकल्प है पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिमान होगा, अंतरिक्षयान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, अधिक गति से गतिमान होगा। इसमें दोस्तों आपका जो सही विकल्प है वो है अंतरिक्षयान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। दोस्तों इसमें जब कोई भी वस्तु अगर आपकी वहाँ से छोड़ी जाती है, वहाँ से जब छोड़ी जाती है अंतरिक्ष से, अंतरिक्षयान जो चक्कर लगा रहा है, अगर कोई भी वस्तु छोड़ी जाए, सेब क्या कोई भी वस्तु अगर छोड़ी जाए तो उसी अंतरिक्षयान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। यानी कि विकल्प आपका इसमें सी सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका पांचवा प्रश्न है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह होता। यानी कि प्रश्न ये है कि यदि पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है उसके स्थान पर अगर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो लग रहा है वह कैसा होता। यानी कि इसका अब विकल्प जो दिया आपके सामने, पहला है अब जितना है उसका दोगुना, अब जितना है उसका 4 गुना, अब जितना है उसका चौथा भाग, अब जितना है उसका आधा भाग। तो इसमें दोस्तों आपका सही आंसर है अब जितना है उसका चौथा भाग। तो इसमें दोस्तों आपको हम बता दें कि इसमें जो है ये इस वजह से है कि जैसे मान लीजिए कि आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो है, मान लीजिए कि आपका F1 है, ठीक है। और इसको हम एक अगर सूत्र में पिरोएं
तो आपका जी हो गया, ये हो गया आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और इसको हम फिर इसको सूत्र में रखें तो एम.एस और m/r²। तो उसके बाद जिसमें है आपका m जो है सूर्य का द्रव्यमान है m/s, और m/e जो है आपका पृथ्वी का द्रव्यमान है, और g है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो अगर फिर हम एक सूत्र और बनाएं इसको, तो फिर अगर इसको हम F1 कर दें, इसको F2 कर दें, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो 2r की जगह पर हम इसको अगर मान लें कि क्योंकि अगर दुगुनी कर दी जाए तो हम 2r² इसको कर दें, इसको हम बर कर दें, तो ये हो जाएगा इसके नीचे r की जगह पर ये हो जाएगा 4r² हो जाएगा। तो उसके बाद फिर F1 F2 अगर हम कर दें, F1/F2 हम करें तो हो जाएगा इसका 4/1 हो जाएगा, और 4/1 के बाद 4F2 इधर से हो जाएगा 4F2 इक्वल टू हो जाएगा F1 हो जाएगा, यानी फिर F2 बराबर हो जाएगा आपका F2 बराबर 1/4F1। ठीक है, तो ये आपका चौथा भाग इसका होगा। इसको दोस्तों हमने यहाँ पर साइड कर दिया। ये r जो 2r है इसके ऊपर भी m/s और m/e आप लिख सकते हैं, उसके बाद तब ऑब्लिक करके यहाँ तब ऐसे लिखाया जाता है इसको, यहाँ से m/s और m/e यानी पृथ्वी और उसका जो द्रव्यमान है सूर्य का, वो दोनों यहाँ पर आप लिखेंगे तब F1 और F2 बनेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठा प्रश्न आपका है, किसी पिंड का भार क्या होगा? पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो दोस्तों इसमें जो है आपको बताना होगा कि पृथ्वी का जो किसी पिंड का भार जो है वो कहाँ पर सर्वाधिक है, ये कहाँ कैसा होता है। इसमें तो विकल्प है दोस्तों, बी विकल्प इसमें सही है कि ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। ये जो आपका मान लीजिए ये पृथ्वी हो गई, तो ये जो भूमध्य रेखा है यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण जो होता है यानी जी का मान जो है ये सबसे कम होता है, और यहाँ जो पोल है आपका यहाँ पर आपका सबसे अधिक होता है। इसलिए कोई भी वस्तु अगर वहाँ पर जो होती है उसका जो होता है उसका भार जो होता है वहाँ पर अधिक होता है, किसी पिंड का भार जो है वहाँ सबसे अधिक होता है। तो और भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, यहाँ पर सबसे कम, यहाँ पर न्यूनतम होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान, यानी कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? वह है 0.5% बढ़ जाएगा, दूसरा है 0.5% कम हो जाएगा, तीसरा है 2% बढ़ जाएगा, चौथा है 2% कम हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों आपका जो सही विकल्प है वो है आपका 2% जो है वो बढ़ जाएगा, यानी विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इसमें सिर्फ 10 ही प्रश्न हैं क्योंकि ज़्यादा प्रश्नों में दिक्कत होने लगती है। तो फिर अगला प्रश्न है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो दोस्तों इसमें जो है पहला है आपका विकल्प जो है, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे, वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो इसमें दोस्तों आपका जो सही विकल्प है वो है वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। क्योंकि दोस्तों ये जो है आपका गुरुत्वाकर्षण बल अगर जब अचानक अगर लुप्त हो जाएगा तो द्रव्यमान तो जीरो होगा नहीं किसी वस्तु का, जो और किसी वस्तु का भार जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही वो पता चलता है कि किसी वस्तु का कुछ भार है। तो अगर गुरुत्वाकर्षण बल को अचानक हम शून्य कर दें या लुप्त कर दें तो जो है वस्तु जो है भारहीनता की स्थिति में आ जाती है, लेकिन द्रव्यमान उसका नहीं बदलता, वही रहता है। इसलिए आपका जो है ये विकल्प ये सही है कि वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि, क्या कारण है? यानी कि इसका पूछने का मतलब है कि क्या कारण है कि तेल जो है जल के तल पर फैल जाता है।
इसका क्या कारण है? क्योंकि इसमें विकल्प दिया है तेल जल की अपेक्षा अधिक घना है, तेल जल की अपेक्षा कम घना है, तेल का तल तनाव पानी से अधिक है, चौथा है तेल का तल तनाव पानी से कम है। तो दोस्तों इसमें जो है इसमें आपका जो विकल्प सही है वो है आपका डी, तेल का जो तल तनाव है पानी से कम है। इसीलिए जब अगर पानी का जो तल तनाव होगा यानी पृष्ठ तनाव जो होगा जब ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, वो गोला बना लेगी। ये जो पानी अगर जो वर्षा की बूंदें होती हैं या पानी जो गोला बनाता है अपना, वो पृष्ठ तनाव के कारण ही वो कम क्षेत्रफल घेरने की कोशिश करती हैं और इसीलिए वो छोटा गोला बना लेती है। और इसमें जो है दोस्तों तेल का तल तनाव जो है वो पानी के तल तनाव से कम होता है, इसीलिए वो पानी पर फैल जाता है। तो इसका अगला प्रश्न जो है और अंतिम प्रश्न भी है दोस्तों, यदि साबुन की दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? यानी कि अगर कोई दो साबुन के बुलबुले हैं, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के, जैसे कि मान लीजिए कि एक इस व्यास का है एक बड़ा है, अब इसको जो है बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए। अब इसको एक नली में मान लीजिए इसको कर दिया जाए, एक ये नली ले लीजिए, इसको एक नली में इसको एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए, ठीक है, ये भी ओपन रहने दीजिए। तो नली में अगर लाया जाए एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? तो दोस्तों विकल्प दिया आपके सामने, दोनों बुलबुलों का आकार वही रहेगा, यानी जो छोटा है वो छोटा रहेगा, बड़ा वाला बड़ा रहेगा। दूसरा छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। तीसरा है समान आकार प्राप्त करने के लिए छोटा बुलबुला बड़ा व बड़ा बुलबुला छोटा हो जाएगा, दोनों बुलबुले संपर्क में आते ही फट जाएंगे। तो दोस्तों इसमें आप सही विकल्प जो है वो है आपका बी वाला जो है कि छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो है इसका कारण ये है कि किसी बुलबुले का आकार जो होता है उसमें भरी गैस के दबाव तथा पानी की फिल्म की त्रिज्या तथा मोटाई पर निर्भर करता है और छोटे बुलबुले में गैस का दबाव बड़े बुलबुले की अपेक्षा अधिक होता है। अतः नली में जब एक दूसरे के संपर्क में वो लाए जाते हैं तो छोटा बुलबुला जो है और छोटा, जबकि बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाता है। तो दोस्तों आज बस इतना ही 10 ही प्रश्न। तो दोस्तों इसका हमने नीचे दे दिया है कौन किसका विकल्प सही है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, दोस्तों के पास शेयर कर दें जिससे, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, हमारी वीडियो अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।